जिंदगी बड़ी हसीन है, जिंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की इस भीड़ में अपने आप को खुश रखता है, जिंदगी तो उसी के आगे सर झुकाती है। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता मॉर्निंग लाइव शो कार्यक्रम बिहार बिहान। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जीवन में जब भी हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमेशा कभी खुशियों की लहर तो कभी गमों के बादल का भी हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हम ही हैं जो अपने आप अपने भीतर एक धैर्य, एक जज्बा बनाए रखते हैं। जी हाँ, जब भी हमारे जीवन में कभी खुशियों की लहर आए तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को संयमित रखें, कभी अपने आप को हद से ज़्यादा उत्साहित न करें। और जब गमों के बादल हमारे जीवन पे मंडराते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए और हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम हर मुश्किल का, हर परिस्थिति का, हर विकट कठिनाई का बहुत ही जिंदा दिली के साथ उसका डटकर मुकाबला करें और जीवन पथ पर आगे की ओर अग्रसर होते चले जाएं। ये जज्बा जो है ना दर्शकों, ये जो धैर्य होता है ना, ये हमारे अंदर और भी ज़्यादा मजबूती से तब उभर कर आता है। हम तब और भी ज़्यादा जीवट हो जाते हैं जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को शामिल करते हैं जो हमारे जीवन को एक सकारात्मक पक्ष की ओर आगे ले जाती है, एक पॉजिटिविटी से भर देती है। और ये बातें होती हैं विचारों की। हम कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम एक्ट करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जीवन में कुछ अच्छी बातों को, कुछ अच्छे विचारों को शामिल करने की, ताकि हमारे जीवन में जो एक पॉजिटिविटी है, जो एक सकारात्मकता है, वो निरंतर बनी रहे। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले सेगमेंट की ओर बिहार बिहान में और बात करते हैं आज के दिन के सुविचार की और नजर डालते हैं क्या है आज का विचार। हो सकता है आप कभी न जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। है आज हम कुछ ऐसे ही विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच जो आज हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं, आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बीच मौजूद हैं पुनीत आलोक छवि जी। आप बताना चाहूँगी अपने आज के विशेष मेहमान के बारे में कि आप मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ पराभौतिक विशेषज्ञ भी हैं। तो चलिए आज के विशेष मेहमान का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है पुनीत जी आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले पुनीत जी आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आपसे जानना है, हमारे दर्शकों को भी हम चर्चा के दौरान बताना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स की, यानी कि तत्व मीमांसा। आखिर मेटाफिजिक्स के बारे में अगर हमारे दर्शक समझना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे, क्या है मेटाफिजिक्स? सामान्य भाषा में सामान्य जन के लिए ऐसे सारे तत्व जिसे हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर उसका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है तो निश्चित रूप से वह पराभौतिकी विज्ञान है। सामान्य जीवन में व्यक्ति पहले लोकोक्ति के रूप में, मुहावरे के रूप में ऐसे सारे विज्ञान को शब्दावली के रूप में, जो कवि हमारे होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वह कह करके चले जाते थे। आज के समय में जो हमारा विज्ञान है वह कहता है कि आप उसको एस्टैब्लिश्ड करें, तो इसीलिए वह भौतिकी विषय से जोड़ करके पराभौतिकी विज्ञान कहलाता है। इसमें अलग अलग उपयोगिता की चीज़ है। कृषक के रूप में कृषि विज्ञान में इसका उपयोग है। हम सामान्य जीवन में बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चे किस तरह से, किस विषय में कहाँ पर अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, किस विषय में पारंगत हो सकते हैं, उसके बारे में आप उसके सिर्फ हस्तलिखी से, उसके हस्ताक्षर से जान सकते हैं और उसी के अनुसार आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जो सामान्य पुलिसिंग सिस्टम्स हैं उसमें इसका उपयोग है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आकाशिक रूप से घटती है और उसके कोई गवाह नहीं है, तो ऐसी घटनाओं की विवेचना जो है पराभौतिकी विज्ञान की मदद से विश्व के अनेक देशों में होती है और कानूनी रूप से वह कोर्ट में इस्टेब्लिश्ड होते हैं। लेकिन हमारे अपने एशिया महाद्वीप में धर्म के आधार पर इसको जोड़ कर करके, यह विज्ञान नहीं धर्म से जोड़ दिया गया है, परंतु यह शब्द सनातन धर्म है, लेकिन उसका यह एक ब्रांच है, एक गणना है, आधार है। और पराभौतिकी विज्ञान आकाश मंडल से लेकर के पृथ्वी तत्व तक की सारी गणनाओं का आधार बिंदु है। अब इसकी उपयोगिता अलग अलग जीवन के अलग अलग स्तर पर उपयोग हो सकता है।
जी, बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई और बहुत ही दिलचस्प हमारा आज का विषय भी है। पुनीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, जब हम पराभौतिक विज्ञान के विषय में बात करते हैं या हम तत्व मीमांसा के विषय में बात करते हैं, अगर ये सारे विषयों को हम देखें तो ये विषय नए हैं लोगों के लिए। शायद बहुत सारे लोग इसके विषय में बहुत बेहतर तरीके से जानते भी नहीं होंगे। आपसे जानना चाहूँगी, अगर इतिहास के विषय में जानना चाहूँ इन विषयों के बारे में, तो क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहला जो चीज़ है वह भौतिक स्वरूप में पारा को आप ले सकती हैं। पृथ्वी पर जो मौजूद जल है उसको आप ले सकती हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें लेकिन उस जल को आप अलग नहीं कर सकती हैं। जितने भी महासागर हैं सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। उस जिस तरह से पारा को आप अगर गिरा दें तो वह अलग अलग टुकड़ों में बंट सकता है, लेकिन फिर जैसे ही अपने घनत्व बल के नज़दीक आता है वह जुड़ जाता है। उसमें चुंबकत्व गुण नहीं है, फिर भी वह जुड़ जाता है। पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें चुंबकत्व गुण है, लेकिन उसमें जीवात्व नहीं है, उसका आप उपयोग नहीं कर सकती। जैसे ही आप उसको वहाँ से हटाएंगे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है। हमारे अपने फिजिकल बॉडी में जो है 9.8 GH², ये हमारा भौतिकी कहता है कि हमारे शरीर के गुरुत्व बल की गणना है। तो उसी तरीके से जितने भी पदार्थ हैं इस धरती पर उस सब की अपनी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है। बहुत सारे हम लोग देखते हैं मैगजीन, साइंस मैगजीन में कि भाई आप पीपल के पेड़ में एंटीना का तार जोड़ दिए तो काम करने लगा, अगर आप जोड़ दिए तार तो बल्ब जल गया। इसका मतलब है कि सब में जीवात्मा, सब में एनर्जी है, वो एनर्जी हमको इफ़ेक्ट करता है, हम उसको ट्रांसफॉर्म करना नहीं जानते। तो किस एनर्जी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है उसी का यह विज्ञान है पराभौतिकी, और यह जीवन में अलग अलग जगह पर इसको कर सकते हैं हम लोग। इसका जो इतिहास जो हमारा है भारतवर्ष में, जो इतिहास रहा है और जो हमारा विश्व के स्तर पर जो इतिहास रहा है 1574 से फ्रांस में, उसके बाद 1872 से अमेरिका में, और इंग्लैंड के जितने भी उपमहाद्वीप थे वहाँ पर इसकी उपयोगिता पर बैन हो गया। तो यह हमारा जो एशिया महाद्वीप था उसमें इंग्लैंड के चूँकि शासन व्यवस्था थी तो इस विज्ञान पर कोई आगे ये हमारा रिसर्च नहीं हुआ। लेकिन जो मैंने व्यक्तिगत स्तर पर रिसर्च करने की जो ऐतिहासिक रही है वो 1854 तक सूर्य नारायण राव, यह कर्नाटक के मूल के रहने वाले थे, और आज नमन है इनका, राजेंद्र प्रसाद जी का इसमें बहुत बड़ा श्रेय है कि उन्होंने इसका परमिशन भी दिया और भारत सरकार के गृह विभाग के अंदर में उप सचिव का पद सृजित कर करके और इस विषय को आगे उन्होंने सरकार के स्तर पर बढ़ाने का काम भी किया था। जी, अच्छा पुनीत जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छा बताया इतिहास, आखिर इन विषयों का इतिहास क्या रहा है और इनके बारे में हमें क्यों बातें करनी चाहिए और इस पर आगे काम करने की क्यों ज़रूरत है। इन तमाम विषयों के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि अगर हम करंट लाइफ में देखें, आज की जो हमारी जीवन शैली है, आज जिस तरीके से हम जी रहे हैं, वहाँ पर इन विषयों की प्रासंगिकता की अगर हम बात करें तो कितनी ज़्यादा महत्ता आप देख पाते हैं इन विषयों की? जो ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं हमारे, सबसे पहले वास्तु में इसका उपयोग होता था। हमारे यहाँ राजतंत्र की प्रणाली थी, तो उस आधार पर जो राजा होते थे वो निर्णय लेते थे। तो जैसे जयपुर शहर को बसाया गया था जी, तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो जितने भी व्यावसायिक स्थान है वह दक्षिण मुख के हैं। तो उस समय में जो राजा थे, जिस राजा ने इस चीज़ का गणना किया कि अगर हमको एक व्यावसायिक शहर बसाना है तो उसके लिए किस तरह के वास्तु का उपयोग होना चाहिए कि वह व्यावसायिक रूप से हमेशा विकसित होता रहे जी। तो आज भी जयपुर विकसित हो रहा है। बहुत सारे राजा आए, बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं बदली, अंग्रेज़ों का शासन आया, मुगलों का शासन था, हिंदू राजाओं में भी अलग अलग वंशावलियों का शासन व्यवस्था आया, लेकिन वह शहर जो है आज भी व्यावसायिक रूप से जागृत है और स्थापित है। जी। तो ये एक वास्तु का वहाँ पर जो हमारा जियो मेटाफिजिक्स है, यहाँ जियो मेटाफिजिक्स की उपयोगिता उस कालखंड में किया गया। तो ये ऐतिहासिक रूप से बहुत सारे ऐसे जगह हैं, रामेश्वरम मंदिर है, हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, अगर उसको एक अक्षांश देशांतर में अगर मैप पर देखा जाए तो वह सब एक अक्षांश देशांतर पर है और एक समान किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। जी। तो उस समय में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो राजा को सलाह देते थे कि भाई ये इस तरह से स्थापित होना है, तो वो किस तरह से गणना करते, उनके पास तो कोई सैटेलाइट नहीं था। बिल्कुल। तो हमारा जो ऐतिहासिक पुराण है उसमें उसकी विवेचना की गई है। आज के सामान्य जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तुलसीदास ने एक हनुमान चालीसा की रचना की, मैंने इसका रिसर्च किया
तो मैं सोचा कि भाई बहुत सारे सूत्र जो हैं सो अलग अलग काव्य ग्रंथों में भी छुपे हुए हैं। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उसमें अंतिम एक चौपाई है। अकबर को यह था कि यह ऐसा व्यक्ति जो है, इसमें क्या ऐसी चमत्कार बात है, यह ऐसा कौन सा काम करता है जिससे कि इसको यह आध्यात्मिक ऊर्जा और यह आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो देखता था कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो उसे हनुमान चालीसा के अंतिम चौपाई में उन्होंने रचना की तुलसीदास ने। वो समझ गए कि अकबर मेरे पीछे आदमी को लगाए हुए, तो उन्होंने की तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। सारा हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अंतिम चौपाई में है उल्लेख, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। तो तुलसीदास की जगह पर आपको अपना नाम पढ़ना है। जब आप पढ़िएगा तो वह उसकी चाबी है, उस हनुमान चालीसा की चाबी है। तब आपको ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से लाभ मिलेगा। आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं, आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं, अगर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंध में दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से वहाँ उससे लाभ होता है। अब जो आपसे सवाल मैं लेने वाली हूँ वो ये है कि हम मेटाफिज़िक्स की बात करते हैं, जिसकी महत्ता आपने बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की, और ये हमारे लिए कितना प्रासंगिक है आज के जीवन में, इसके विषय में भी आपने बताया। अगर आपसे जानना चाहें कि मेटाफिज़िक्स यानी कि तत्व मीमांसा और धर्म यानी कि रिलीजन में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, तो आप कैसे बताना चाहेंगे इसे? धर्म का जो निर्माण है वो जीवन पद्धति, जब हमारे सामाजिक रूप से जीने की कला आई मनुष्यों के बीच में, तब धर्म का आधार बिंदु बना। और कोई भी जो विद्या है वो शाश्वत होती है, नेचर के साथ होती है। जब हम उसका उपयोग करने लगते हैं तब उसके विद्या की चर्चा होने लगती है। रामायण काल में भी समुद्र की दूरी, श्रीलंका की दूरी, धरती से सूर्य की दूरी, उसकी चर्चा की गई है, और धर्म में उसको काव्य रूप में रूपांतरित करके लिख दिया गया है कि भाई हनुमान जी इतने योजन का छलांग लगा सकते हैं, इसलिए इसकी इतनी दूरी थी, यह गणना है जी। उस समय में हनुमान जी ने कोई मीटर लेकर के तो इस पार से उस पार गए नहीं थे, बिल्कुल नहीं। तो कुछ तो कल उनके आधार रहा होगा कैलकुलेशन का, जिसकी चर्चा वहाँ की गई। उसी तरीके से कहता है कि रामेश्वरम पुल का निर्माण हुआ, उस समय में फिजिकल फॉर्म पढ़ने की, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने की कुछ न कुछ कला विकसित जरूर रही होगी, जिससे कि यह पता चला होगा कि यह लाइम स्टोन जो है जब कार्बोनेट के साथ मिलता है तो फिर वह समुद्र में, पानी में तैर जाएगा। तो इसका निर्माण काल हुआ। तो इन सब तरह से आधार बिंदु पर चर्चा की गई। महाभारत काल तक में उसमें भी चर्चा है कि भाई इस समय में सूर्य ग्रहण हुआ, सूर्य छुप गया, ग्रहण काल में सबको यह दृष्टि भ्रम हो गया कि सूर्यास्त हो गया, सब ने अस्त्र शस्त्र डाल दिया और अर्जुन ने जो है जयद्रथ का वध कर दिया। तो भाई कैलकुलेशन वहाँ मौजूद है। हमारे अलग अलग धर्मों में भी है। बाइबल में भी चर्चा की गई है कि प्रथम पृष्ठ में ही चर्चा है कि ईसा का जन्म जो है पश्चिम दिशा के तरफ से तारा टूटते हुए धरती पर आकर गिरा। अम्मा मरियम जो है दिव्य बालक के रूप में ईसा मसीह का जन्म होता है। माँ को कहा जाता है कि भाई वर्जिन मदर है जी। हमारे यहाँ भी चर्चा है बहुत सारी। कुंती ने जन्म दिया कर्ण को, वर्जिन मदर थी। बाकी बच्चे जो हैं शादी के बाद हुए, लेकिन वो तो वर्जिन चाइल्ड था। तो इस तरह से बहुत सारी जो घटनाएं हैं उसमें अलग अलग चीज़ों की चर्चा है। शल्य चिकित्सा की चर्चा है। अगर हम आज के समय में कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, उस समय में पराभौतिकी विज्ञान इतना डेवलप था, ऐसे मिट्टी के बर्तन का निर्माण हो सकता था एक निश्चित नक्षत्रों के आधार पर, जिसमें कि बच्चे का जन्म किया जा सकता था। और सीता का जन्म दिया गया कि भाई मिट्टी के बर्तन से जी। तो यह चर्चाएं जो हैं सो बहुत सारे रूप में अलग अलग जगह पर चिन्हित की गई हैं। और हर धर्म में जितने भी हिंदू सनातन धर्म है, लेकिन इसकी जो विद्याएं और शाखाएं जो विकसित हुई अलग अलग कालखंडों में, उसमें चर्चाएं हैं। बौद्ध धर्म में भी हम लोग अपने ज्यामितीय में भी, जियोमेट्री में पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं। तो जितने भी तंत्र विज्ञान हैं हमारे, उस थ्योरम के आधार पर ही हैं। जो 27 थ्योरम्स हैं उसी पर पूरा तंत्र विज्ञान है। 27 ही नक्षत्र हैं। तो इस तरह से जो गणनाएं थी हमारे जो इतिहास काल में, वो आधार बिंदु था और वही अभी सनातन रूप से चला आ रहा है, जिसका एक छोटा सा स्वरूप पंचांग के रूप में आज भी हम लोग देखते हैं। वह शाश्वत सत्य होता है, मानव द्वारा गणित
किया हुआ वह मैंने ऐतिहासिक आध्यात्मिक आधार है जो हम लोग के बीच उपलब्ध है। बिल्कुल, ये तो आपने बात बताई धर्म और मेटाफिजिक्स में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है इसके विषय में। आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष और मेटाफिजिक्स की बात करें तो ज्योतिष और मेटाफिजिक्स में आप कैसे संबंध देख पाते हैं? पराभौतिकी विज्ञान का एक ब्रांच है ज्योतिष, जिसे हम लोग एस्ट्रोमेटाफिजिक्स कहते हैं आज के विज्ञान के आधार। जी। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो शाश्वत लिपि जो थी वह संस्कृत थी, उसमें हर विद्या के लिए अलग अलग नामांकन था और उस नामांकन के आधार पर उस विद्याओं को जो है प्राग ऐतिहासिक काल की विद्या मान लिया गया। उसमें फिर रिसर्च नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हुआ। लिपियों का भी ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, पुरानी लिपि को फिर नए लिपि के आधार पर लिखा जाता था। जी। तो यह जो कालखंड रहा 500 सालों का भारतवर्ष में, इसमें यह चीज़ खत्म हो गई और श्रुति ने ले लिया आधार, यानी हम अपने मुख से किसी विद्या को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाते थे। तो इसका भी आधार खत्म हो गया मुगल काल आते आते, चूँकि जितने भी हमारे हिंदू संस्कृति के आधार बिंदु थे वह छिन्न भिन्न होते चले गए। नालंदा का आधार लिया जाए, बनारस का आधार लिया जाए, उज्जैन का आधार लिया जाए, जहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई होती थी इस तरह की विद्याओं का जो आधार बिंदु था उसका क्षय हुआ। जी। आध्यात्मिक रूप से जो स्थान विकसित हुए इन विद्याओं के लिए, उसकी उपयोगिता जनमानस के लिए समाप्त कर दी गई। जैसे कृषि के लिए उपयोग हो सकता था, या फिर दैनिक जीवन में हम वास्तु का उपयोग करते हैं, पूजा में करते हैं, अपने विद्या अध्ययन के लिए करते हैं। ऐसे सामान्य रूप से कहते हैं भाई फलाने दिन बच्चे को अन्न ग्रहण करना चाहिए, हम फलाने दिन ही संक्रांति क्यों मनाते हैं। इन सब के पीछे वैज्ञानिक आधार है। सूर्य जो है उस दिन से जो है अपनी पूरी उष्मा के साथ शरीर को एनर्जी देता है, इसलिए हम लोग स्नान करके उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। और धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे न्यूट्रल होता है उस दिन। जी। आजकल जिस तरह की जीवन शैली लोग जी रहे हैं, एक बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ही व्यस्त दिनचर्या हो गई है, बहुत ही कम वक्त लोग अपने लिए निकाल पाते हैं और वक्त नहीं निकाल पाने की वजह से शायद उनके अंदर सुकून की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। अगर हम शुरुआती फेज़ की बात करें, जब जीवन की शुरुआत हुई थी उस वक्त भले ही इतनी ज़्यादा डेवलप्ड चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन सुकून हुआ करता था। अगर हम मेटाफिज़िक्स की दृष्टि से देखें, अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि सुकून की चाह में अगर हम वापस अपने जड़ों की ओर लौटने की जो कवायद हमारी है, इसको अगर हम इस एंगल से देखें, मेटाफिज़िक्स के एंगल से, तो आप कैसे इसे बताना चाहेंगे? सबसे पहला जो चीज़ है उसका आधार है मनुष्य के रूप में हमारे जो जीवन जीने का जो आधार बिंदु होना चाहिए वो समय, काल और परिवेश। तो समय का अर्थ होता है कि हम जैसे अभी प्रातः समय है तो यह हो गया समय हमारा। काल यानी कि हम किस तरह के विषय वस्तु की ओर जा रहे हैं वह काल हुआ। और परिवेश, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये तीन बिंदु ही जो है हमारे सारे वैज्ञानिक गणनाओं का आधार है। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मेटाफिजिक्स हो, रेडियो टेक्नोलॉजी हो, ये सारे जो है हमारी आधार बिंदु जो है गणनाओं का, ये तीन चीज़ों पर आधारित है। तो परिवेश हुआ आप घर में, यानी वास्तु, यानी आप कैसे वास्तु में रहेंगे कि आपके लिए वह अच्छा फल दे, अच्छा महसूस कराए, यह बहुत बड़ा चीज़ है। पहले ज़माने में जो घरों का निर्माण होता था वह पूर्ण रूपेण वास्तु के हिसाब से होता था। आज महंगाई है, आज लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपार्टमेंट में रहने के बावजूद भी आप अपने एक रेखांकित बॉर्डर लाइन में आप उस तरह के वास्तुओं का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि आपको एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप अपने स्वयं के तत्व से, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि भाई 27 नक्षत्र है, हर व्यक्ति एक नक्षत्र के आधार पर जन्म लेता है और उस आधार बिंदु में भी एक परिवेश है कि वह नक्षत्र के किस चरण में जन्म लेता है। उसके आधार पर वह अपने उस ईश्वर का आराधना करे, उस ईश्वर को इष्ट मान करके अगर वह उसके मंत्रों का जो निर्माण हमारे सनातन धर्म में है उसका अगर वह जाप करे, किसी भी अवस्था में, अगर वह गाड़ी में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, अगर वह कहीं पर पढ़ने के लिए जा रहा है या एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहा है, तो उससे उसका कम से कम एक एकाग्रता का निर्माण जो है वह बहुत ही उच्चतम स्तर पर होता है। और आपको एक अंदर से अंतरात्मा जो है गाइड करती है कि भाई हमारा जो है जन्म किस काम के लिए हुआ है, हम किस काम की ओर आगे अग्रसर हों, अन्यथा हमारा समय इधर उधर व्यतीत नहीं हो।
तो आज के विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ा अचूक अस्त्र है कि आप जानें कि आपका जन्म जो है किस नक्षत्र के आधार पर है, और आप उसके लिए अनुसार जो है अपने व्यवहार को बढ़ाएं, इस व्यवहार को जिएं, तो आपका लाइफ जो है सो इजीली होगा। जी अच्छा पुनीत जी, मेटाफिजिक्स के अलावा आपका जो एक प्रोफाइल है, एक जो फील्ड है आपका कार्यक्षेत्र, वो एस्ट्रोलॉजी भी है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या की बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख पाते हैं कि हर एक तथ्य के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है, अगर हम ज्योतिष विद्या में ही बात करें तो। लेकिन कहीं ना कहीं बाज़ारवाद यानी कि जो एक मार्केट में एक प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, तो कहीं ना कहीं बाज़ारवाद हावी हो रहा है, मार्केटाइजेशन जो है वो हावी हो रहा है। इसको आप किस तरीके से देख पाते हैं? सभी लोगों के मन में यह भ्रम है कि एस्ट्रोलॉजी का अर्थ है कि हमको तत्क्षण जो है मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। सबसे पहला तो यह भ्रम दूर करना है। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष वह सत्य है और वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर है। उसकी उपयोगिता अगर आप आडंबर में करते हैं, अंधविश्वास के रूप में करते हैं, तब वह गलत है। आप अगर इसको वैज्ञानिक आधार पर अपने जीवन में उतारिएगा तो आपको जीवन में उच्चतम लाभ होगा। जी अच्छा, आपसे जानना चाहें कि जिस तरीके से हम हर एक तथ्य का रीज़न दे पाते हैं और ये सब विषय ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा बात नहीं होती या ज़्यादा लोगों के हम कह सकते हैं ना नोइंग में ये बहुत सारे विषय नहीं हैं। अगर प्रोफेशनल बढ़ावे की हम बात करें, इन विषयों को, इन सब्जेक्ट्स को प्रोफेशनल बढ़ावे की बात करें, तो कितनी ज़्यादा ज़रूरत मानते हैं आप इन विषयों के प्रोफेशनल बढ़ावे को लेकर? निश्चित रूप से 2009 में सरकार को मैंने कानून का प्रारूप बना करके जिस तरह से एक मेडिकल काउंसिल है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, हर विद्या के प्रैक्टिशनर्स के लिए काउंसिल है और वह सरकार के अधीन है और उसके कानून के अनुरूप वह काम करती है। आप उसको दंडित भी करते हैं और वो जवाबदेह भी होता है। जी। तो जो भी इस प्रोफेशन में लोग हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो भी इस विद्या के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए निश्चित होना चाहिए कि आपकी जवाबदेही तय होगी आप जिस भी चीज़ को करते हैं। इसके ब्रांचेज अलग अलग हैं। हम व्यक्ति को सामूहिक रूप से देख लेते हैं। जैसे इसमें है मौसम विज्ञान के बारे में भी गणना करना। आज आप देखती हैं कि जो सरकार नियुक्त करते हुए मौसम वैज्ञानिक को, उनके मौसम विज्ञान की भविष्यवाणियाँ कितनी हद तक सही होती हैं। आप इस विद्या से जो जुड़े व्यक्ति हैं, आप यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई हो रही है, पीएचडी की पढ़ाई हो रही है, मिलिट्री तक में नौकरी होती है, तो फिर इस विद्या से उस मौसम वैज्ञानिक के रूप में क्यों नहीं एक व्यक्ति को मौका दिया जाए कि भाई तुम्हें भी भाई इस शहर का करना है। हर शहर में मौसम विज्ञान है, हर स्टेट में मौसम विज्ञान है, तो वो जवाबदेह भी होगा, पढ़ाई भी आपकी होती है। कृषि के क्षेत्र में है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा कालखंड जो मौसम बदल रहा है उसमें 27 दिन से लेकर के 54 दिन तक जो है पूरे भारतवर्ष के मौसम में बदलाव आ गया है और यह बदलाव जो है 2026 तक कंप्लीट होगा। तो मौसम जो है सो बदल जाएगा। तो उतने दिनों तक हमारे कृषि के जो अलग अलग पैदावार हैं उसके रोपनी का समय कालखंड बदलना होगा, नहीं तो मौसम के आधार पर उनको नुकसान होता रहेगा। उनको पूर्व से ही जो है ज्ञात कि भाई हमको जो है सो पौष महीना में ये डालना है, अगहन में ये करना है, तो वो उसी हिसाब से चल रहे हैं बेचारे। वो रेक्टिफिकेशंस नहीं हुआ जी, है ना। 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय में यह विभाग अध्यक्ष थे उनके साथ सूर्य नारायण जी के साथ बैठ करके पंचांग निर्माण के लिए सिर्फ दायित्व दिया गया था, जिसमें यह विश्वविद्यालय को बनाना था और उसके आधार पर पूरे भारतवर्ष की गणनाएं होनी थी और विश्व स्तर पर जो है जो ट्रॉपिकली जो है कैलकुलेशंस हो रहे थे, विश्व मानचित्र का जो निर्माण होता है उसके आधार पर जो निर्धारित होती हैं चीज़ें, उसको जो है सो उसके साथ जोड़ करके उन्होंने बनाया था और गृह विभाग में जो उप सचिव का पद भी क्रिएट किया था जी। तो उसमें जम्मू कश्मीर हमारा जो अपना दरभंगा है, दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसको ट्रॉपिकली माना गया था। कर्क रेखा यहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि उस समय में मगध यूनिवर्सिटी उतना डेवलप नहीं था एजुकेशन के मामले में। इस विद्या के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी ही उस समय में सर्वोच्चम थी और BHU था, तो BHU को भी दिया गया और ये संस्कृत यूनिवर्सिटी को भी दिया गया। तो दोनों जगह ही पंचांग का निर्माण होता है, जम्मू कश्मीर में भी पंचांग का निर्माण। तो ये ट्रॉपिकली हम लोग जो है कहते हैं दक्षिणायन और सूर्यायन जो हम लोग कैलकुलेशन उसी के आधार पर करते हैं और ये सिर्फ भारतवर्ष में है। क्या बात है, यही तो खासियत है हमारे भारतवर्ष की कि यहाँ से जो भी ज्ञान निकला
तो भारत को विश्वगुरु यूं ही थोड़ी कहा जाता है। जब यहाँ से जो ज्ञान निकलता है वो समस्त विश्व के लिए हितकारी होता है और पूरा विश्व उसे जानता है, समझता है। आपसे जानना चाहूँगी पुनीत जी, इतना वक्त आपने दिया है इन विषयों को लेकर, चाहे वो बात तत्व मीमांसा की हो, चाहे बात ज्योतिष की हो, चाहे बात पराभौतिकी की हो, कोई ऐसी अविस्मरणीय घटना जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे आज, जो आपको भुलाए नहीं भूलती हो? हमारे अभी बिहार प्रांत में ही हैं माननीय नैयर हसनैन खां साहब, एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर हैं। जब नैयर हसनैन साहब सीनियर एसपी हुआ करते थे पूर्णिया में, तो हमारे एक पहचान के मित्र ने उनसे हमारा मुलाकात करवाया था, और जब उनके साथ बातचीत प्रारंभ हुई तो पुलिसिंग में किस तरह से इस पराभौतिकी विज्ञान का उपयोग किया जा सकता है, और एक उत्प्रेरणा उन्होंने दी कि आप इसको कानूनी रूप से एक सिस्टम बनाइए, एक कानून से आप देखिए कि इसमें कहाँ से शक्ति आ सकती है, कहाँ से आधार मिल सकता है, और पुलिस किस किस बिंदु पर इसकी उपयोग कर सकती है, वो उन्होंने मुझे बताया। तो एक इस विद्या का जो ट्रांसफॉर्मेशन है पुलिसिंग की ओर, वह उनके साथ वार्तालाप के बाद ही मेरे दिमाग में आई, और मैंने उस ब्रांच की ओर भी इसको रिसर्च की ओर बढ़ाया, और उसमें बहुत ही ज़्यादा सफलता भी मिली, और बहुत सारे केसेस में जो है इसकी उपयोगिता भी हुई। सुरक्षा और तकनीकी कारणों से नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसकी उपयोगिता सिद्ध भी हुई। जी, सरकार की ओर से कैसा रुख आपको देखने के लिए मिलता है, क्या प्रेजेंट सिचुएशन? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने 2009 में मेरे द्वारा दिए गए प्रारूप को सिर्फ 10 मिनट के अध्ययन करने के बाद एक दिशा निर्देश जारी किया। शिक्षा विभाग को भी, आईटी डिपार्टमेंट को भी, साइंस टेक्नोलॉजी को भी इस विषय को स्थापित कर करके उन्हें सूचित किया जाए, और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक पहलू रहा सारे प्रशासनिक अधिकारियों का। और केंद्र सरकार में भी जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, तो उसके बाद जो हमारे अन्वेषण विभाग हैं, उसमें इन विषयों की वर्तमान में किस तरह से उपयोगिता हो और कैसे व्यवहारिक रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने अवसर भी दिया और कार्य भी चल रहे हैं। अब है कि कानून का प्रारूप बनने में बहुत सारे न्यायाधिकरण का उपयोग होता है, उसमें जो समय लग रहा है, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक है इन विद्याओं के लिए। चलिए, अच्छी बात है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता के लिहाज से अगर हम सरकार बढ़ावा दे रही है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। आपसे जानना चाहूँगी पुनीत जी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट इच्छुक है इसमें आगे बढ़ने को, इन विषयों में, तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? सबसे पहला है कि इसमें भी जिस तरह से आज हम विज्ञान के आधार पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, पराभौतिकी विज्ञान में भी अलग अलग विषय हैं, उसमें कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, और सारे यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं इसकी पढ़ाई। वो उसको जा कर के वहाँ पर कोर्स कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च तक है, पीएचडी तक है, और उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। जी, चलते चलते एक बहुत ही अहम सवाल लेना चाहूँगी इस बात का जिक्र आप ज़रूर करें कि आपका बैकग्राउंड रहा है इंजीनियरिंग का, लेकिन इन विषयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षण ये कैसे हुआ? मैं मुंगेर जिला का रहने वाला हूँ, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ मुंगेर जिला स्कूल से हुई है, और वहाँ एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था शहर में। तो हमारे दादाजी और पिताजी की परंपरा में था कि वह वहाँ पढ़ाई करनी है, तो मैं ज्योतिष की ही पुस्तकें पढ़ता था, और वह मुझे अच्छी लगती थी, और वहीं से यह दृष्टिकोण बढ़ता चला गया। और वहाँ वैज्ञानिक आधार पर एलन लियो तक की पुस्तकें अवेलेबल थी, तो अंग्रेज़ों के ज़माने की वह प्रिंटेड बुक्स थे, तो वह पढ़ने का मौका मिला। और चूँकि एक शिक्षक का परिवार रहा है, तो कोई रोकता भी नहीं था कि चलिए कुछ तो पढ़ रहा है। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आप हमारे कार्यक्रम में आए पुनीत जी, आपने इतनी सारी दिलचस्प बातें हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। मैं सभी बिहार बिहान के पूरे टीम को भी और आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक इस विषय को तथ्यात्मक रूप से रखने का अवसर प्रदान किया। सभी को पुनः पुनः धन्यवाद, सभी दर्शकों को भी धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान पुनीत आलोक जी, जो कि मेटाफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट थे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम? इसके लिए उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।